Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 6, we all know that we were discussing the chapter, the four realms of the earth, hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. So we all know that in the previous classes, we had completed the lithospheric portion and we had started the hydrospheric, or you can say we had entered the sphere of hydrosphere. ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोस्फीयर को टच कर लिए थे. हम लोग ने देखे कि आउट ऑफ 90% दे आर 97.2% और 97.2% इज सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये हम लोग ने देखे थे. लिथोस्फीयर में हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किए. वी डिस्कस अबाउट दी ऑल दी कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, ऑफ आवर अर्थ, प्लैनेट अर्थ. और हम लोग ने लिथोस्फीयर के बारे में समझे. तो हम लोग ने एक प्रकार से शुरुआत में ही लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लिए थे. सो हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन में हम लोग ने शुरुआत का जो एक कंपोजिशन होती है वाटर की, वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे. लेकिन अब हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो हाइड्रोस्फीयर का जो मेन कंपोनेंट्स होता है, जो क्षेत्र है जो कि पानी से ढका हुआ है. ठीक है. सो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ओशियंस, सो नाउ ओशियंस इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ओशियंस आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. और जो ये ओशन होती है वो हाइड्रोस्फीयर की पार्ट होती है एंड ये हाइड्रोस्फीयर को कंसिस्ट करता है. ठीक है. इट इज हाइड्रोस्फीयर इज कंसिस्टेड ऑफ ओशंस एंड सीज. तो देखा जाए तो ओशन जो होता है, द ओशन वाटर इज सलाइन. तो सलाइन यू कैन से सॉल्टी, नमकीन, खारा पानी होती है. ठीक है. देयर आर 5 मेजर ओशंस. 5 इंपॉर्टेंट ओशंस है या मेजर ओशंस है. पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक ओशियंस. ठीक है. तो 5 मेजर इंपॉर्टेंट, यू कैन से 5 मेजर ओशियंस है हमारे वर्ल्ड में. तो यू कैन सी हियर, दिस इज द इंडियन ओशियन और यू कैन से दिस इज द एंटार्क्टिक ओशियन, दिस रीजन. ठीक है, यहां के ऊपर. ठीक है. यू कैन से पैसिफिक ओशन हियर. तो पैसिफिक ओशन वर्ल्ड हो जाएगा, दोनों टच हो जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है ये पूरा, एंड आर्टिक ओशन, ये रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिक ओशन. तो 5 मेन ओशंस है. देख सकते हो ये सारा साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक दिया है पैसिफिक ओशन. सो यू कैन सी दीज आर द पैसिफिक ओशन, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस और 5 मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस द वाटर विच इज प्रेजेंट इन दिस ओशन इज लाइक सॉल्टी वाटर. क्या है? सॉल्टी वाटर. द वाटर्स आर salty and it is impossible to drink. तो वाटर क्या होती है बेटा? सॉल्टी है, तो हम लोग नहीं पी सकते या उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. सेम केस गोज विद द सीज. जो सीज होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं? सॉल्टी ही होते हैं. These salt water bodies on the earth surface are smaller than the ocean. So these are smaller than the ocean. So they are divided into 2 categories. CATEGORIES, open seas and inland seas. तो open seas like मान लो ये एक लैंड मास हुआ, इसके एरिया में ये क्या है? ये है वाटर. तो ये ओपन सी है. तो मान लो एक लैंड है, ऐसे ऐसे गया, ये लैंड का शेप ऐसा है. ठीक है, लाइक दिस. तो पानी इधर गया है, ये आपका इनलैंड, जमीन के अंदर. सीज जो क्या होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं. जैसे कि हम लोग ने कैस्पियन सी, जिसको हम लोग लेक में पढ़ा था नाम, वो लार्जेस्ट लेक होती है. तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. दिस आर नॉट ओपन, दिस आर इनलैंड. ब्लैक सी, ठीक है, कैस्पियन सी, ठीक है. सो दिस आर अरेबियन सी जो है ये ओपन सी है. ठीक है. ये बंगाल भी एक प्रकार से ओपन सी है. सो दे आर वेरियस, दिस आर कैरिबियन सी, दिस आर ओपन सी. लेकिन जो इनलैंड तक जाता है, ये देख सकते हो जमीन के अंदर तक जाता है, तो डेड सी, ये सब क्या है? इनलैंड सी है. ठीक है. सो दिस सी वाटर इज ऑल्सो सॉल्टी लाइक द ओशन वाटर. भाई ओशन से जुड़ा रहता है, तो यू कैन से दिस आर लाइक सॉल्टी वाटर. दे आर सॉल्टी वाटर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन हम लोग जब हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं, उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलती है उस हाइड्रोस्फीयर में, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. नाउ व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? यानी कि
हाइड्रो का क्या है, हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का क्या है साइकिल। तो सिंपली से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो हमारे अर्थ में अकर करती है। इट अकर्स इन आवर अर्थ और इट अकर्स इन आवर एटमॉस्फेयर एंड ये एक प्रकार से वेदर क्लाइमेट चेंज जो होती है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वेदर क्लाइमेट को कैसे चेंज करती है ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, लेकिन क्लास 6 में अभी बस हम लोग को ये पढ़ना है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट्स The hydrological cycle is one of the many processes operating in the troposphere. अब now what is troposphere? तो troposphere हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी, लेकिन जब हमारे अर्थ है, ये हमारे अर्थ का क्या है, टॉप मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। सबने याद है या भूल गए हो, याद होना चाहिए सबको। तो क्रस्ट के ऊपर हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पे घुसेंगे, एटमोस्फियर में। किसकी ओर बढ़ेंगे, एटमोस्फियर की ओर बढ़ेंगे। तो एटमोस्फियर में जो सबसे पहला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो, अभी के लिए मान लो कि ये क्या है, आपका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का जो लेयर शुरू होते हैं ऊपर, मान लो ये एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर का लेयर्स है। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्रोपोस्फियर। तो ये वाटर साइकिल जो इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, तो ये अर्थ का जो ये एटमॉस्फेयर का ये लेयर है सबसे निचला, उस लेयर में होता है। कहाँ होता है, उसी लेयर में, ये ट्रोपोस्फियर में ही क्या होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है। ये एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस होती है, उनमें से एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो हम लोग पढ़ेंगे। वो कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, रिमेंबर कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में आपको बादल नहीं मिलेंगे, और वो हम लोग फिर एटमॉस्फेयर का पोर्शन जब कवर करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्फियर के बाद जो एटमॉस्फेयर आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द सन हेल्प्स द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि सन हेल्प्स द इवापोरेशन ऑफ द वाटर। तो सन हेल्प्स द इवापोरेशन ऑफ द वाटर। तो एक बार मैं बोलता हूं, एक बार ट्राई, आई हैव बॉट द डायग्राम, लेट्स ट्राई इट। सो नाउ देयर आर लाइक लेक्स, ठीक है, देयर आर लाइक रिवर्स, ठीक है, देयर आर लाइक माउंटेन्स, ठीक है, लाइक ट्रीज वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, वाटरफॉल्स। तो क्या करता है, मान लो यहाँ पे सन है, तो दिस सन क्या करता है, हीट करता है दिस वाटर बॉडीज को। ये जो वाटर बॉडीज को है, ये जो वाटर बॉडीज को है हीट करता है। क्या करता है, हीट करता है। तो जब हीट करता है बेटा, तो वाटर वेपर्स दे गेट हीटेड अप एंड दे राइज अप इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ये अब इवापोरेशन क्या है, ऑन हीटिंग द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी भाप में बदल जाता है। जब पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो वो भाप की यानी कि क्या होता है, भाप बन के चला जाता है। हैव यू एवर सीन योर मदर कुकिंग राइस वगैरह? तो राइस में क्या होता है कि पानी डाला जाता है तो पानी वो क्या होता है, भाप बन के निकलता है, दैट इज इवापोरेशन। तो समुद्र, तालाब, झील वगैरह से क्या होता है आपका, वही चीज होता है कि इवापोरेशन होता है। क्या होता है, इवापोरेशन होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाटर, तो यहाँ से सन लगा हुआ है तो इवापोरेट हो रहा है। तो ये पानी जो है, ये एरो जो दिख रहा है आप लोगों का, सन की वजह से इवापोरेट हो रहा है। ठीक है, तो इवापोरेट होने के बाद क्या होता है, इवापोरेट होने के बाद तो वाटर वेपर ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद द विंड्स कैरी वेपर ओवर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब वही हवाएं क्या करती है, इवापोरेट हो गई, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई, समुद्र से हो या जहां पे भी पानी हो, जहां पे भी पानी हो, जहां पे पानी के ऊपर धूप लग रही है वहां पे इवापोरेशन होना ही है। तो वाटर वेपर ऊपर राइज हो जाएगी। जब ऊपर राइज होती है तो बेटा उस वाटर वेपर को क्या करता है, हवाएं जो है कि क्या करता है, उसको बहाती है, उसको बहाती है और बहा के दूसरे जगह, यानी कि अब वो हवाएं समुद्र के ऊपर से हो के, ठीक है, जमीनी भाग
यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह है, तो वो सारे कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, वो विंड क्या करता है, वो वाटर वेपर्स को पहुंचाता है, घुमाता है, एक प्रकार से राइट देती है, ठीक है। सो नाउ उसके बाद क्या होता है, दिस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड मिक्स्ड अप विद द डस्ट पार्टिकल्स एंड राइजेस अप टू फॉर्म क्लाउड्स। तो देखो, अब देखो यहां पे क्या होता है कि इवापोरेशन होने के बाद जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, राइज होती है। अब वाटर वेपर गर्म थी तब उठ रही थी और हवाओं ने उसको बहा दिया, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि वो वाटर वेपर हमेशा उड़ता ही जाएगा, उड़ते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वाटर वेपर क्या होता है, वो तो पानी ना है, गर्म हो गया था तो भाप हो गया था, तो अगर पानी को, उस भाप को हम लोग ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बन जाएगी नहीं बन जाएगा, आप लोग देख लेना। फिर एग्जाम्पल, जब भी खाना, गर्म खाना होता है, उसको ढक के रखना, उसको कुछ सेकंड बाद देखना तो उसके ढक्कन पे क्या होता है कि पसीना जैसा लगा रहता है, वो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी वही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर, केवल वाटर वेपर नहीं होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल वगैरह भी क्या होता है उसमें मिक्स होते हैं। तो ऊपर जाते हैं तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट है, थोड़ा थोड़े पानी के जो होते हैं ना बूंद, उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वो पानी को जब कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर से वापस पानी बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट जहां पे कंडेंस हो रहा है इस एरिया में, तो फिर वो एरिया, वो अलग बादलों के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सो एक साथ जब जुड़ती है, तो जुड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वाटर वेपर जो ऊपर ऊपर गया था, तो ऊपर जाने के बाद जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो वाटर फॉर्म होने के बाद क्लाउड फॉर्म करता है। और क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होता है बेटा, कि जब क्लाउड फॉर्म होता है तो वो क्लाउड भारी हो जाता है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है। तो जब पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर गए थे बादल में, बादल के बाद बारिश के रूप में गिरेगी या स्नोफॉल में गिरेगी, स्लीट, पत्थर गिरता है, मतलब नॉट दैट पत्थर, बर्फ का ओला गिरता है या बर्फ गिरती है, ठीक है, सुबह के टाइम पे ओस पड़ती है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। तो वाटर साइकिल का यही है। तो अब जब बारिश होती है, तो बारिश क्या आती है, नीचे जमीन पे आएगी। बारिश क्या होगी, नीचे जमीन पे आएगी। तो बारिश जब नीचे जमीन पे आएगी, तो ये सरफेस में क्या होता है, पानी बहता है। तो उस पानी को जो सब सरफेस में बहता है, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। तो सरफेस में जाती है, तो जो सरफेस में जाती है, तो ये नदियां में पानी पहुंच जाएगी बारिश होने के बाद। उसके बाद ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर भी पहुंच जाएगी। फिर ये नदियां से पानी बह के कहा जाएगी, समुद्र तक पहुंच जाएगी। फिर समुद्र में जाने के बाद फिर वही प्रोसेस, यही नदियों से भी फिर वही प्रोसेस, हीटिंग होगी, फिर क्या होगी, बादल बनेगी, कंडेंस होगी, बादल बनेगी, बादल बनेगी, फिर बारिश होगी। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। सो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो यही चीज यहां पे भी एक्सप्लेन किया है लाइनों में। तो क्या बोला मैंने कि विंड्स क्या करता है, वाटर वेपर्स को उड़ा के ले जाता है समुद्र के ऊपर या कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो वाटर वेपर कंडेंस होती है, मतलब ठंडा हो जाती है। इवापोरेट मतलब भाप बनना। अब वो भाप फिर कंडेंस होकर दोबारा से पानी बन रही है। बूंद हल्का हल्का पानी का, छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं और ऊपर उठने के बाद वो क्या बनता है, बादल बन जाता है। फिर वो बादल क्या होता है कि वेन ज्वाइंट, जब बादलों को हम लोग जोड़ेंगे जिसमें वाटर वेपर हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो, जब जुड़ जाएंगे वो भारी हो जाता है। तो जब भारी हो जाता है तो वो पानी के रूप में नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो। यहाँ पे NOW लिखा है, स्नो, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ड्यू इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब केवल बारिश होना नहीं है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि बेटा बारिश के साथ साथ स्नोफॉल, यानी कि जो वाटर साइकिल जो है वो आ रही है, तो ठंडी जगहों पे बर्फ गिरेगी, हम लोग के एरिया में बारिश होगी, कई जगह पे पत्थर भी गिरेगी, किसी जगह पे ओस भी पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रन ऑफ। तो मैंने क्या बोला था, जो बारिश होने के बाद वो पानी बहेगी सरफेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ, यानी कि रन ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है,
all the water on the surface including on the surface like rivers, streams and ground waters ultimately return to the ocean. तो फिर क्या होती है, मान लो कि समुद्र से ही बादल बन के वो बारिश आया होगा, फिर बारिश गिरेगी तो क्या होगी, तो नदिया में बह जाएगी, फिर नदिया से वही प्रोसेस तो वो जाएगी, फिर दोबारा से समुद्र में पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑल द रिवर रीचेस टुवर्ड्स द ओशंस एंड सीज. तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं. तो ये चीज जो है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आज से नहीं, हजारों साल से पहले से होते आ रही है. दिस इज नेवर एंडिंग सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू द एयर एंड बैक टू बैक एज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सो ये कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है बेटा. जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इट इज अ नेवर एंडिंग सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू एयर एंड बैक इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला ये सर्कुलेशन है पानी का, जो कि ओशन से कहा जाती है, उठ के भाप बन के बादल यानी कि हवा में, और जब स्काई में हवा में जाने के बाद फिर बादल बनेगी, बारिश आएगी, फिर वो दोबारा से नीचे जमीन पे आती है, फिर उड़ती है, फिर आती है. तो ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ये कभी खत्म नहीं होगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सो यू कैन सी द पिक्चर आउट हियर. दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यू कैन सी. ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर देख रहे हो, ये सारी चीजें फिर रन ऑफ होके समुद्र तक पहुंच जाएंगे. सो नाउ दिस इज द हाइड्रोस्फीयर पोर्शन. तो हाइड्रोस्फीयर पोर्शन में हम लोग ने क्या देखे कि हाइड्रोस्फीयर में हम लोग ने ये देखे कि 100% टोटल वाटर में 97.2% इज सलाइन वाटर, रिमेनिंग 2.8% इज व्हाट, ओनली फ्रेश वाटर. फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना दैट ऑकर्स इन दी एटमोस्फियर. और हाइड्रोस्फीयर का जो एक पोर्शन है ये, क्योंकि पानी का सर्कुलेशन है तो ये हाइड्रोस्फीयर ही है. पानी जहां पे भी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाहे बादल में भी हो वो तो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, क्योंकि जमीन में आना ही है. ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में ये सब देख लिए, ओशंस देख लिए, सीज देख लिए. तो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द ओशंस. ठीक है, तो सल्टी होती है ओशन एंड सीज, सीज आर स्मॉलर देन ओशंस. तो ये सारी चीज देख लिए. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड रियाम, दैट इज एटमॉस्फेयर. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर का, 4 रियाम्स ऑफ द अर्थ. पहला रियाम जो है रियाम्स, उसमें हम लोग लिथोस्फीयर कंप्लीट कर लिए. सेकंड अभी कंप्लीट किए, जो कि हाइड्रोस्फीयर है. अब जो थर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. सो हम हवा का स्फीयर, ये क्षेत्र जहां पे हवा है. Our earth is surrounded by an envelope of air called atmosphere. हमारा अर्थ है, ठीक है, उसके चारों ओर ब्लैंकेट जैसा ये देख रहे हो, जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर है. The height of the atmosphere is estimated to be about 10,000 kilometers from the Earth's surface. So our Earth is surrounded by an envelope of air, या you can say blanket of air. जैसे हम लोग ब्लैंकेट होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ को भी चारों ओर से किससे ढका है, हवाओं ने ढका है. किसके जैसा, ब्लैंकेट के जैसा. ब्लैंकेट के जैसा परत बिठाया हुआ है हमारे पृथ्वी के चारों ओर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर का जो हाइट है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से ऊपर माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, ये माना जाता है. ठीक है, एस्टिमेट किया गया है, अनुमान लगाया गया लगभग. ठीक है, दिस थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज हेल्ड क्लोज बाय द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटी. तो हवाएं हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हवा बहती है, तो एक सोच में आता है ना कि हवा क्यों ऊपर नहीं बहता है, ऊपर बहने के बाद क्यों नहीं उड़ जाता है, सब हमारे पास से सटे क्यों है, क्यों, क्योंकि ये सारे हवाओं को हमारे ग्रेविटी क्या करके रखता है, जो ध्रुव आकर्षण है हमारी पृथ्वी का, जो हमारे अर्थ का जो पुलिंग फोर्स है, वो पुलिंग फोर्स क्या करके रखता है, इस एयर को क्या करके रखता है, एटमॉस्फेयर में का एयर को क्या करता है, साट के रखता है, अपनी ओर कंजर्व या अपनी ओर स्टिक करा के रखता है. ठीक है, इट इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस एंड ग्रेजुअली बिकम्स थिनर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस. यदि हम लोग हवाओं को, पृथ्वी के जो ये सरफेस दिख रहा है, इसके करीब देखोगे तो ये एरिया में आपका एयर क्या होता है, डेंस, घना होता है, ज्यादा मात्रा में एयर पाया जाता है. लेकिन हम लोग जैसे ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एयर थिन होता है. अब थिन
मतलब हल्का हवा हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है, और जो भारी हवा रहता है वो नीचे दबता है, ठीक है, नीचे रहता है। तो डेंस जितने भी घने हवाएं होती है वो नीचे पाई जाती है अर्थ के सरफेस में, और इसलिए ये एरिया में डेंस होती है हवाएं। लेकिन जब हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेयर से, हवा और पतली पतली होते जाती है, ठीक है। सो दैट इज इट, एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में एक चीज है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, जो एयर जो है आपका एटमॉस्फेयर बनाता है। तो जब एटमॉस्फेयर बनाता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं हैं। अब हवा मतलब हो गया, एयर मतलब जेन्युइन हो गया। एयर मतलब क्या होगा, जेन्युइन, हम लोग बोले हवा चल रहा है। अब उस हवा में क्या क्या है वो हम लोगों को जानना है। सो कंपोजिशन ऑफ एयर, तो एयर का कंपोजिशन क्या है, अब उस हवा में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो खास करके देखा जाए तो जो एयर होता है बेटा, जो प्योर एयर होता है, जो शुद्ध हवा होती है, वो ऑर्डरलेस, यानी कि नो स्मेल, दैट मीन्स नो स्मेल। प्योर हवा जो होती है उसकी क्या नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, वो खुशबू नहीं करता है, ठीक है, महकता नहीं है। कलरलेस, हम लोग हवा देखे कभी, कभी हम लोग हवा नहीं देखे, कलरलेस होता है, ठीक है, विदाउट एनी कलर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्टलेस, स्वाद ही नहीं होती है। लेकिन यस कि भले ही कलरलेस हो, स्मेल का नहीं हो, टेस्टलेस हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। सो इसमें क्या होती है, प्योर एयर जो होती है उसमें ऑर्डरलेस, नो स्मेल, कलरलेस, विदाउट एनी कलर, एंड टेस्टलेस, बिना किसी स्वाद के, कंपाउंड ऑफ गैसेस पाई जाती है। तो गैसेस एक कंपाउंड होती है, तो वो गैसेस पाई जाती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल मिलने के बाद क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो पार्टिकल्स मिलने के बाद गैसेस बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पाई जाती है, जो कि ये सब होते हैं, ऑर्डरलेस, विदाउट एनी स्मेल, टेस्टलेस, बिना किसी स्वाद के, एंड कलरलेस, नो कलर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। जो एयर है बेटा, ये एक मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है, यानी कि मिलावट है। किसका मिलावट है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस, बहुत अलग अलग मात्रा में, बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो होती है, बहुत अलग अलग जो कंपाउंड ऑफ गैसेस है, तो बहुत अलग अलग कंपाउंड ऑफ गैसेस में अलग अलग प्रोपोर्शन, मतलब कि अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें वाटर वेपर भी होता है एंड डस्ट भी होता है, ठीक है। तो एयर क्या है, ये मिक्सचर है कि डिफरेंट गैसेस, बहुत सारे गैस मिलके बना है, और लेकिन हर एक गैस का अपनी अपनी मात्रा है, कोई ज्यादा है तो कोई कम है, तो इसी का मिक्सचर है। उसमें डस्ट भी मिलेंगे, धूल के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, और एट द सेम टाइम आपका वो भी मिलेंगे, वाटर वेपर्स भी मिलेंगे। सो उसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू गैसेस विच अकाउंट फॉर 99 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 99% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो हमारे ये एटमॉस्फेयर में जो है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में 99% जो है दो गैस मिलके बनता है, वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। सो नाउ इफ यू सी दिस पिक्चर, यहां पे तुम लोग को एक पाई चार्ट बनाया गया है। सो यू कैन सी दिस पोर्शन इज 78% क्या है आपका, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये नाइट्रोजन, क्या है ये, नाइट्रोजन। अब जो ये इधर का पोर्शन है, ये ब्लू कलर से दिखा है, 21% इज आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब 99 है तो ये 1% जो देख रहा है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है 0.4% ही आपका क्या है, CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है। तो मान लो 1% जो बच रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियन, ये सारा गैसेस आता है, मेनी मोर गैसेस। तो देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो गैस है जो आपका लगभग 99% को क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है। हमारे एयर में जो 99% गैस है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बना है। 78% इज योर नाइट्रोजन एंड 21% इज योर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
argon, neon and many other gases share 1% of the total volume of the air. तो पूरा एयर देखा जाए तो उसमें केवल 1% में आपका हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियन है और बहुत सारे गैसेस हैं, मीथेन है, ठीक है। तो दे आर अदर गैसेस जो कि केवल 1% करती है और पूरा का पूरा जो आपका 99% है वो केवल दो गैस है, हाइड्रोजन एंड नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वाटर वेपर्स एंड वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर इन द एयर। तो मैंने बोला था कि हवा केवल गैसेस का मिक्सर है, साथ साथ उसमें वाटर वेपर भी होती है और क्या होती है आपका डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी। अब मिट्टी तो नहीं जाएगा हवा में उड़ के, लेकिन छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं वो हमारे हवा में पाए जाती है। एक बार जाके दिल्ली देख लेना, बढ़िया से दिख जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं हमारे एयर में, लेकिन जो हमारे अर्थ का सरफेस है, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ का सरफेस यदि हम लोग ऊपर जाएंगे तो 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब तक आप उसी जगह तक आपको क्या मिलेगा कि वाटर वेपर और क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। यदि उसके ऊपर जाएंगे तो हमको वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर में के अंदर ही सारा बारिश होता है, तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर बादल बनती नहीं है। तो इसलिए 12 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, आपका एक दायरा बन जाता है लगभग अब ये मापने मत चले जाना, ठीक है। तो लगभग इस 12 किलोमीटर के अंदर आपको सारा चीज धूल वगैरह मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। शायद आप सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग ने लिथोस्फीयर खत्म कर लिए, उसके बाद हम लोग ने हाइड्रोस्फीयर वाला पोर्शन भी खत्म कर लिए, और आज हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एंट्री मार दी है कहाँ पे, एटमोस्फियर पे। तो एटमोस्फियर में हम लोग ने क्या देखा कि एटमोस्फियर होता क्या है हम लोग ने देखा। उसके बाद एटमोस्फियर के बाद हम लोग ने कंपोजिशन ऑफ एयर देखा कि कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि एयर किस किस चीजों से जुड़ के बना है, ये हम लोग ने देखा। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। तो बार बार हम ट्रोपोस्फियर बोल रहे हैं, तो अगले क्लास में आप लोग ट्रोपोस्फियर समझ जाइएगा। तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।